हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी टाइम से आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि एनसीईआरटी का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आज से मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन डील करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ हार्ड हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील कर रहे हैं। एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷ and 3 × 10⁻⁷ प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। आपको पता है कूलम्स लॉ स्फीयर पे भी अप्लाई होता है और पॉइंट चार्ज पे भी अप्लाई होता है। स्फीयर में एक कंडीशन होती है एक्चुअली, जब स्फीयर के बीच की डिस्टेंस रेडियस से काफी ज्यादा है तो स्फीयर को एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। और चार्ज है तो यहाँ भी एक क्वेश्चन कह रहा है, और फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷। तो एक स्फीयर ये लेते हैं, इस पे चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे पे है 3 × 10⁻⁷। दूसरे पर है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। इनके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। और एयर में है, यानी कि आपको एयर की परमिटिविटी यूज करनी है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, तो कुछ नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इस पे आप फोर्स लगाकर फॉर्मूला लगा दिए, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये कौन सा लॉ है? कूलम्स लॉ। इसमें फोर्स पूछा है 1/4 पाई एप्सिलॉन की है। ऐसा सिस्टम में वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷, Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷, और नीचे है R का स्क्वायर। R कितना है? 30 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया, और इसका स्क्वायर। इसको आप डील कर सकते हैं 9 × 2 × 3 अपॉन ये 30 का स्क्वायर 900 × 10⁻⁴, ऊपर 9 - 7 2 प्लस का और -7 -5 के -5 न्यूटन। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसमें से भी 2 0 आप लेके यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, -7 हो सकता है। इनको सॉल्व करेंगे तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है पहले से ही, ताकि आपका टाइम सेव हो। ये आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1.1, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन 1.2। सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge -0.8 माइक्रोकूलम in air is 0.2 न्यूटन। तो पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें दो स्मॉल स्फीयर दिए हुए हैं। पहले स्फीयर पर यही वाला क्वेश्चन ले सकते हो आप, या इसको चलो मिटाता नहीं, फिर से हम दो स्फीयर बना लेते हैं, 1 और 2 स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरे पे है माइनस का चार्ज है। इस पे माइनस चार्ज दिया हुआ है, इस पे प्लस चार्ज दिया हुआ है। इसकी वैल्यू है -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम इन एयर। और जो फोर्स दिया हुआ है
F है 0.2 न्यूटन। अब इसमें जो फर्स्ट है, दो क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, इनके बीच की डिस्टेंस r क्या है। अब देखिए दो स्फीयर है, स्फीयर को पॉइंट चार्ज के रिपीट कर सकते हैं, उसके बीच का फोर्स दिया है तो डायरेक्ट कूलम्ब लॉ लगा दो। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। वैल्यू पुट कर दीजिए। F की 0.2 है, 1/4 pi epsilon 9 to 10 की पावर 9, Q1 है 0.4 into 10 की पावर -6, Q2 है 0.8 यानी 0.8 into 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर को निकालना है, ठीक है। अब रीएडजस्ट कर r स्क्वायर यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले आते हैं तो r स्क्वायर हो जाएगा 9 into 0.4 into 0.8 और 10 की पावर सारी कलेक्ट कर लेते हैं। 9 -6 3 हो गया, 3 प्लस का -6 तो 10 की पावर -3/0.2, राइट। इसमें r निकालने के लिए हम इसका अंडर ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस, पॉइंट से पॉइंट ला दिए, 2 9 2 18 into 0.8 into 10 की पावर -3। ये इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.12 मीटर, 0.12 मीटर, इसका मतलब हुआ 12 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 1.2 हो गया। नाउ 1.3, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3, चेक द रेशो के ई स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है रेशो दिया हुआ है के ई स्क्वायर, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइड बाय कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस रेशो को देख के हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। पूछा है चेक द रेशो ऑफ दिस, और ये प्रूव करना है कि ये रेशो डायमेंशनलेस है, यानी फर्स्ट मुझे प्रूव करना है ये डायमेंशनलेस है। अगर डायमेंशनलेस का मीनिंग किलोग्राम मीटर सेकेंड चार्ज की जगह कुछ भी रखूंगा तो सब कट जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं आएगा। और मुझे और कुछ भी निकालना है। लुक अप ए टेबल फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो मुझे दो क्वेश्चन पूछे, तो इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, रेशियो को प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है, और जो वैल्यू आती है उसका मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल जी है वो 11th वाला ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 into 10 की पावर -31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 10 की पावर -27 केजी, और K है 1/4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 की पावर +9 सॉरी, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, that is 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो ये सारी वैल्यूज हैं, आप इन सब की वैल्यूज पर डाल के
आप कैलकुलेट करते हो, इसमें कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये वैल्यूज डाल के दिखा देता हूं। इसमें फर्स्ट से k हो गया 9 × 10 की पावर 9। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है 1.6 × 10 की पावर -19 इंटू 1.6 × 10 की पावर -19 और डिवाइड करना है एक तो g से, g है 6.67 × 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 10 की पावर -27 और बस 3 क्वांटिटीज हैं नीचे। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करना इजी है, टाइम सेव करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और ये आएगी वैल्यू 2.29 × 10 की पावर 39। ये क्या शो करता है? देखिए ये जो शो कर रहा है ये कहां से आया? ये आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये आया कहां से? ये आया है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। मीनिंग क्या डिस्कस करता हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हिडन पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें नहीं लिखा है, वो ये होना चाहिए कि दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनके बीच की डिस्टेंस है r। इलेक्ट्रॉन का मास होता है m ले लेते हैं, तो इनके बीच में चार्ज, जहां भी चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और जहां भी मास होता है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा था, जी ले देता हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए, Fg = g m × m, दोनों ही मास इक्वल है तो m² r²। ये फर्स्ट पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैपिटल P ले देता हूं = k का मीनिंग यहां पे है 1/4πε0 k E × E q1/q2/r²। अब आप सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आएगा इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ke² इनटू g m²/r²। सॉरी, डिवाइड करना है तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा और बिकॉज़ ये डिवाइड है तो डिवीजन में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा r² अपॉन g m²। r² से आपको कैंसिल तो Fe/Fg आ जाएगा ke² g m²। और आप लिखेंगे g m² मास यहां पे, और ये है इलेक्ट्रॉन नहीं, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। यहां पे मास डिफरेंट कर दिए me × mp, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज़ F का फॉर्मूला g m और m2/r² होता है, तो यहां भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, ये जो ओरिजिनली आपको एक्सप्रेशन दिया था कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, तो एक्चुअली ये रेशियो जो आया है वो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उनके बीच पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला गया। बिकॉज दोनों पे चार्ज होता है, इक्वल होता है, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों में मास भी होता है तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया और डिवीजन का मीनिंग होता है कंपेयर करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर किया गया है। रेशियो का सिग्निफिकेंस, रेशियो का मीनिंग यही होता है कि दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके आता है हमारा 2.29 × 10 की पावर 39। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fg को उधर मल्टीप्लाई कर दो 2.29 × 10 की पावर 39 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। मीनिंग ये हुआ इसका कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका इतना टाइम से, तो इतना टाइम से मीनिंग होता है 10 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 39 जीरो, इतनी बड़ी सीरीज, इतना बड़ा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो सिग्निफाई क्या करता है। दूसरे में पूछा है कि इसकी प्रूव करो कि इसकी यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन आप निकाल सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ये था के है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, F इज इक्वल टू के समझ जाना आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के कह रहे हैं, के ई यानी Q1 Q2 है अपॉन G m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। फॉर्मूला है इसका F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूले को देख के यहां पे इनकी यूनिट्स रखनी है। के की यूनिट्स, के यानी कि इसकी यूनिट, के यहां पर इसकी, यहां पे इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो के की यूनिट क्या होगी, ठीक है, के की यूनिट होगी न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आ गई के की यूनिट। Q1 Q2 तो चार्ज है, चार्ज है कूलम का स्क्वायर, कूलम इनटू कूलम, कूलम का स्क्वायर डिवाइड बाय जी। जी की यूनिट होगी न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। और नीचे मास है किलोग्राम इनटू किलोग्राम, दो बार किलोग्राम है तो किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कैंसिल, तो आपने देखा सब कुछ कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये इंडिकेट करता है डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब मैं क्वेश्चन ये कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास 1.3। तो ये जितने भी इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो ये ऑब्जर्वेशन आप कहीं ना कहीं दिमाग में रखना जरूरी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन बहुत बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन 1.4 कहता है explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized। तो एक इसका मीनिंग पूछ रहे हैं, मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटाइज्ड। दूसरा इसी का पार्ट है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the microscopic body। मैं इन सब में क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगी, क्योंकि सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे उनके सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic। ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? मैक्रो मींस होता है लार्ज, माइक्रो छोटा, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइक्रो कूलम, माइक्रो 10 की पावर माइनस वेरी स्मॉल। तो एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, MACRO। मैक्रो मींस लार्ज। ये कह रहा है कि जब हम लार्ज चार्ज से डील करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसीडर नहीं करते, ऐसा क्यों? तो ए और बी नाम के यहाँ पे दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटिटाइजेशन चार्ज का मीनिंग है, आप देखिए, जब भी एक बॉडी को बाय फ्रिक्शन या बाय कैसे भी आप चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर ट्रांसफर होंगे।
इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में ही ट्रांसफर होते हैं, तो एक बॉडी में जो चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी n का इंटीजर होना। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है? 1 2 3 4 5 इस तरह से 5.5 5.2 √5 ये कुछ नहीं आएगा, पूरा एक इंटीजर यानी कि पूरा होल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। ठीक है, तो किसी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम्स होगा, मल्टीपल होगा इंटीजर का। ठीक है, तो इंटीजर का टाइम्स होना यानी n टाइम्स होना, इसको कहते हैं क्वांटिटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो चार्ज इज क्वांटिटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटिटाइज्ड यानी कि चार्ज जब भी आएगा एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज आता है उसका n टाइम्स होगा, n इंटीजर मल्टीपल, इसे कहते हैं क्वांटिटी। लेकिन हम अगर मैक्रोस्कोपिक इसको डील करते हैं, मतलब हम इसको लार्ज स्केल पे डील कर रहे हैं, मैक्रोस्केल भी डील करते हैं, तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज से डील कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है चार्ज कंटिन्यूअसली स्प्रेडेड है, चार्ज क्वांटिटाइज नहीं है, यानी पैकेट्स के फॉर्म में नहीं है। पैकेट से कांस्टेंट वैल्यू का पैकेट होना ये कहलाता है क्वांटिटाइजेशन, यानी ई चार्ज का पैकेट, इस पैकेट के ही 1 पैकेट 2 पैकेट n पैकेट लाख पैकेट 2 करोड़ कुछ भी होंगे, इंटीजर मल्टीपल होंगे, तो पैकेट्स की फॉर्म में होना क्वांटिटेशन। लेकिन जब चार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, आप देखोगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज आते हैं? 10 की पावर 25। ठीक, और यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके जस्ट 1 कूलम चार्ज में आते हैं, तो 1 कूलम या 1 माइक्रो कूलम वो बहुत बड़ा है अमाउंट है चार्ज। तो जब ज्यादा चार्ज से डील करते हैं तो क्वांटिटेशन की इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिर हम ये मान लेते हैं चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड, यानी चार्ज इज कंटिन्यूअस, चार्ज इज कंटिन्यूअस। क्वांटाइजेशन चार्ज नहीं होता। ये कंसेप्ट मैक्रोस्केल स्टडी के लिए हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि क्वांटिटेशन चार्ज का मीनिंग क्या है? चार्ज फिक्स पैकेट में होना, और पैकेट का साइज क्या है? ई का इंटीजर मल्टीपल होना, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, इसको कहते हैं क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.5, क्वेश्चन 1.5 है, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appears on both. A similar phenomena is observed when many other pairs of bodies are rubbed against each other. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Okay, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है ये सिल्क को हमने ग्लास की रॉड से रब किया, जैसे कि ये सिल्क है, ये ग्लास की रॉड है, रब कर रहे हैं। तो इस रब में क्या होता है? ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे ट्रांसफर हो जाते हैं, सिल्क हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या है? क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है? ऐसा कुछ है? नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज neither can be created nor can be destroyed. जितना चार्ज इवेंट से पहले था, इवेंट के बाद भी उतना ही होगा। जैसे बिफोर इवेंट, बिफोर ग्लास रॉड पे कितना चार्ज था? 0, और सिल्क के क्लॉथ पे कितना चार्ज था? 0। टोटल चार्ज कितना था?
टोटल चार्ज था 0। जब हमने इसको इस पे रब किया, रबिंग की, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसको तो ग्लास रॉड पे आ गया, मान लीजिए +2 कूलम, इस पे -2 कूलम। अब टोटल चार्ज कितना है, +2 प्लस -2, कितना हो गया 0। पहले कितना था, 0 + 0 0, यानी रबिंग से पहले भी 0 और बाद में भी 0। तो टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो कोई भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ को डिफाई नहीं कर रहा, ये लॉ बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6। फोर पॉइंट चार्जेस हैं और इस तरह से अरेंज है, मैं आपको फिगर बनाता हूं। ये स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज है, इसको नाम दिया गया ए बी, यह है सी और यह है डी। डी पे रखा है -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, यहां पे रखा है यहां भी -5 माइक्रोकूलम, यहां पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहां पे भी 2 माइक्रोकूलम। इनके डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, यहां पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूं। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC -2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। इसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की है। What is the force on a charge 1 microcoulomb placed at the center of the square? अगर 1 माइक्रोकूलम चार्ज में सेंटर पर रख दें, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला चार्ज, तो इस पे नेट फोर्स निकालना है। अब देखिए माइनस वाला चार्ज इस प्लस को अपनी तरफ पुल करेगा और ये वाला अपनी तरफ। इसमें कूलम्स लॉ लगाएंगे तो कूलम्स लॉ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R²। यहां पे Q1 Q2 क्या है, 5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम। इस पेयर में सेम है, डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में करें, दोनों क्या रहेंगे, कैंसिल। फॉर द सेम रीजन 2 वाला इसको करेगा रिपेल और ये 2 इसको करेगा रिपेल, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ऑल द फोर फोर्सेस आर बीइंग कैंसिल आउट, therefore the net force will be 0। तो इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 1.7, an electrostatic field lines is a continuous curve, that is a field lines cannot have sudden break। why? इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं। जो पॉजिटिव चार्ज है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया। तो चार्ज से लाइंस जाती है, अगर एक सिंगल चार्ज है तो प्लस से स्टार्ट होगी और इनफिनिटी पे खत्म हो जाएगी। अगर 2 चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, तो यहां से स्टार्ट होगी और यहां पे फिनिश हो जाएगी, यहां स्टार्ट होगी, यहां फिनिश हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि कभी भी फील्ड लाइंस बीच में ब्रोकन नहीं होती, जैसे यहाँ पे लाइन नहीं है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंटिन्यूअस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है is continuous। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होता है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। यहां पे अगर फील्ड लाइन नहीं होगी तो टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करोगे, टेंजेंट नहीं तो डायरेक्शन नहीं, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। तो हर पॉइंट पर लाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए ताकि हम टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाए। फिर ये सेकंड पार्ट कहता है कि 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे एक ही फील्ड लाइन है, एक ही है, तो इस पे दो टेंजेंट होंगी, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इसलिए टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमने कर लिए है कुछ क्वेश्चन। मूव करते हैं आगे। 1.8 2 point charges QA and QB are located 20 centimeter apart. टू पॉइंट चार्जेस है, ये हो गया QA 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है QB, ये है -3 माइक्रोकूलम। ये दोनों एक दूसरे से 20 मीटर अपार्ट है, 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है अपार्ट दोनों, और वैक्यूम में है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये टू चार्जेस हैं, B वाला यहां पर है, इनको जॉइन करने लाइन के मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ है। आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करते हो, टेस्ट चार्ज रखते हो, कितने अमाउंट का, 1 कूलम का, तो +1 कूलम का टेस्ट चार्ज यहां रख के देखो, ये प्लस चार्ज है, कोई भी साइन ना होना मतलब प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और माइनस वाला टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अटैक करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा इधर, बीइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगे, ऐड। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो रिजल्टेंट वो होगा E1 और E2 का सम, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर क्वांटिटी की तरह से भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में होते तो उनको इसकी तरह से ऐड नहीं कर सकते थे। फिर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। तो यहाँ पे E1 E2 लगा लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर का मिडिल पॉइंट होगा 10 सेंटीमीटर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 माइक्रोकूलम 3 into 10 की पावर -6 अपॉन r स्क्वायर 10 into 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देना 9 into 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू है 3 into 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन मत लिखना है एक्सप्रेशन में, ठीक है, माइनस का मतलब हमने डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्शन में माइनस साइन का कंसेप्ट आ गया, अपॉन r स्क्वायर 10 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 9 into 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कॉमन आ सकता है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 भी कॉमन आ सकता है, 10 भी स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा फिर 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 हो गया, तो 9 into 6 54 into 10 की पावर यहाँ पे 9 है, 9 minus 6 10 की पावर 3 प्लस 2 minus 4 10 की पावर -2, राइट, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 54 into 10 की पावर 5, ये हो गया इतना न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट याद होगा, 1 वोल्ट पर मीटर भी होती है, E is equal to V upon D से आती है, ठीक है। तो इनके बीच में ये फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 554। इसको देखने में अच्छा करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बीच में डेसिमल लगा के 5.4 into 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the -9
coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the charge, by this electric field? आप देखो ये कह रहे हैं कि एक चार्ज था यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का, एक -3 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q, तो उसमें कितना फोर्स आएगा? फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? F = E × Q। तो E तो आपने निकाल लिया 5.4 × 10⁵, और जो भी Q की वैल्यू उसे रख के मल्टीप्लाई करना है। Q कितना है? Q दिया हुआ है इन्होंने 1.5 10⁻⁹ 1.5 × 10⁻⁹ इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। अब डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक आपका आंसर अधूरा है। यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, तो ये वाला इधर की तरफ और ये वाली अटैक करेगा, तो क्या हो गया? इसको अगर ये कह रहा है इसको B, तो डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम A to B डायरेक्शन। A to B। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट वाज क्वेश्चन 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.9 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन, इसलिए नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी आएगी, तो मैं जल्दी से 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। 1.9 क्वेश्चन कह रहा है a system has 2 charges A system has 2 charges QA दिया हुआ है, QA is equal to 2.5 into 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा है B है QB, दिस इज -2.5 into 10⁻⁷ कूलम। लोकेटेड, इन्होंने पॉइंट दिए हैं, ये चार्ज रखा हुआ है, इसका दिया हुआ है 0 0 -15 यानी z एक्सिस में, और ये है 0 0 +15, और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करना है बाद में। What are the total charge in electric dipole moment of the system? अब देखिए जब 2 चार्जेस को गौर से देखिए, दोनों चार्ज 2.5 10⁻⁷ दोनों चार्ज इक्वल है बट साइन अपोजिट है, और एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और वो डिस्टेंस कितनी है? देखिए z है, x y 0 है, z x, ये अगर मैं z x ले लूं, ये ओरिजिन है, तो एक रखा है -15 पे, एक यहाँ रखा है और एक +15 पे, तो यहाँ से आते 15, यहाँ से आते 15, इस पॉइंट को लिख लेते हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर, ये वाला 0 0 +15, तो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 2.5 into 10⁻⁷, यहाँ रखा हुआ है -2.5 into 10⁻⁷, तो ये डायपोल बन गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्वल अपोजिट चार्ज है, बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यानी जो 2a है वो है 30 सेंटीमीटर। 2a क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम 2a मान के चलते हैं। 2a इसलिए लेते हैं बिकॉज डायपोल के बहुत सारी डेरिवेशन है, उसमें हमें बार बार मिडिल पॉइंट चाहिए होता है डायपोल का, तो मिडिल पॉइंट में हम a डिवाइड कर सकते हैं 2a को, अदरवाइज a/2 होता है और कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती, इसलिए कन्वेंशन है डिस्टेंस को 2a लेने का। 2a हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर गिवन। व्हाट इज टोटल चार्ज और डायपोल मोमेंट? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, टोटल चार्ज 0 हो गया, दोनों चार्ज ऐड करिए, प्लस और माइनस, टोटल चार्ज 0, और दूसरा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगा लो, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, नहीं ऊपर की तरफ होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 2a क्यूब। 2 है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कर लो,
और Q कितना है, Q है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7.5 10 की पावर माइनस 8, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर, इसकी यूनिट होती है डायपोल की। और डायरेक्शन -2 प्लस डायरेक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.9। एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 1.10, इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 into 10 की पावर -9 is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को टर्न करके अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का PE sin थीटा। यहां वैल्यू पुट करनी है आपको। डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 4 into 10 की पावर -9, E की वैल्यू दी हुई है 5 into 10 की पावर 4 और थीटा दिया है 30, तो sin 30 1/2 होता है। तो सॉल्व करना, इसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना, तो ये रहेगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 और टॉर्क है, टॉर्क यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 1 का 10। तो अभी हमने 10 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे, अराउंड 40 के करीब क्वेश्चन है, तो इसकी मुझे 4 वीडियो बनानी पड़ेगी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।